हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो 2024 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें हिंदी का पेपर उस पे लेकर के है कि हिंदी के पेपर में देखिए बच्चों, आपके दो खंड डिवाइड होते हैं, खंड क और खंड ख। तो खंड क आप कैसे प्रिपेयर करोगे, खंड क में क्या क्या आता है और खंड क को कैसे आपको प्लानिंग करनी कि आप उसमें फुल मार्क्स लाओ। ठीक है बच्चों, तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एम देखिए बच्चों, आपका क्या है, 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज़ पे इक्वली ध्यान दो। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप अपना जो चूजन सब्जेक्ट्स है मैथ्स फिजिक्स जो भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, उसको दरकिनार कर दे रहे हैं, तो बच्चों वो आपके ओवरऑल परसेंटेज पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट हिंदी होता है वो भी 100 मार्क्स का आता है। ठीक है बच्चों, तो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से खंड का आपका कितने मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें 45 प्लस स्कोर कर ले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको खंड क में मिलता क्या क्या है। तो खंड क में आपको बच्चों मिलता है हिंदी गद्य, फिर पद्य, फिर उसके बाद से कहानी, और जो आपका खंड काव्य होता है वो। ये सबसे बेस्ट चीज़ें आपको मिलती हैं खंड का में। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप क्या होता है, उसके बाद से हम इसके प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि बच्चों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि सिलेबस क्या है, आप कोई भी तैयारी नहीं कर सकते हो। फिर चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो, या आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला प्रश्न बच्चों जो आपके एग्जाम में आता है वो हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर होता है। वो 5 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल 5 मार्क्स का बन जाता है, क्योंकि 5 × 1 = 5। ठीक, अब उसी तरीके से काव्य साहित्य पर भी बेस्ट 5 क्वेश्चन होते हैं, ये भी MCQ ही होते हैं, और ये भी वही 1-1 नंबर के होते हैं, टोटल 5। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सिर्फ जो आपका MCQ वाला होता है, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, MCQ होते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न ही आपके 10 नंबर के हो गए, 5 नंबर यहाँ और 5 नंबर यहाँ। तो जब ये 10 नंबर के हो गए तो अब आपका मतलब 50 में से कितना बचा, 40 नंबर बचा। तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे MCQ का सिलसिला खत्म हो जाता है। अब जो भी क्वेश्चन होंगे उनके या तो आपको शॉर्ट या लॉन्ग लेकिन आंसर लिखने पड़ेंगे। MCQ आपका यहीं तक था दोस्तों। ठीक है, मतलब खंड क में MCQ जो था वो अब यहीं तक था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है आपका एग्जाम में, थर्ड, गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। ठीक बच्चों, मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, कोई भी आपका जो चैप्टर है उससे रिलेटेड वो पैराग्राफ होता है, गद्यांश होता है, और उससे आधारित 5 प्रश्न पूछता है। ठीक, उसमें रेखांकित अंश की गद्यांश की व्याख्या पूछ लेगा, रचयिता का नाम पूछ लेगा, ये सब उसी गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसी तरीके से ये आपका 10 नंबर का होता है, क्योंकि 5 प्रश्न होते हैं, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो ये 10 नंबर के हो गए। मतलब 50 में से 20 नंबर जा चुके हैं, अब बस 30 नंबर के प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्या आपका होता है। तो अगला होता है बच्चों आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी 10 नंबर का होगा। कोई भी जो पद्य होगा उसका एक अंश आपको दे देगा और उससे रिलेटेड 5 प्रश्न रहेगा, जिसमें से एक तो कंफर्म रहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संदर्भ सहित बोलता है। ठीक है बच्चों, तो आपको संदर्भ भी लिखना पड़ता है इसमें। संदर्भ वाली मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है। अब चलिए, यहाँ तक ही आपके 30 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 50 के जो 30 होने वाले थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या यहाँ पे, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस और क्या होते हैं जो आपके बचे हुए 20 नंबर के बनाते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपका जीवन परिचय से रिलेटेड होगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। शब्द सीमा निर्धारित होती है बच्चों 80 में ही, मतलब शब्द सीमा 80 हो।
80 से आप 100 कर दीजिए, लेकिन 150 तक मत पहुंचा दीजिएगा। मतलब शब्द सीमा ये इसलिए निर्धारित किया जाता है कि आपको इतने ही लिमिट में लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, ठीक। तो ये आपका टोटल 5 नंबर का होता है, जिसमें अगर साहित्यिक कृतियाँ सही लिख रहे हैं तो 2 मार्क्स, साहित्यिक पर्चे पे 3 मार्क्स। उसी तरीके से कवि का भी दे देगा, ये भी शब्द सीमा निर्धारित होता है, 80 होता है, ये भी 5 मार्क्स का होता है। अब देखिए, अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये दोनों ही जो प्रश्न होते हैं वो ऑप्शन में होते हैं, मतलब कि ऊपर वाले भी सारे ऑप्शन में ही थे, दो दो के ऑप्शन करके आते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को करिए, इन दोनों में से किसी एक को करिए, मतलब देगा वो पद्यांश ही, लेकिन 2 पद्यांश का अथवा करके दिया रहेगा। यहाँ भी आपको 3-3 जीवन परिचय रहता है, किसी एक का करना रहता है बच्चों। तो यहाँ पे देखें तो टोटल आपके 40 नंबर खत्म हो चुके हैं, और इन 40 नंबर के साथ आपका गद्य पद्य से पूछा जाने वाला सारा सवाल भी खत्म हो चुका है, ठीक बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे कि बाकी बचे हुए 10 नंबर के प्रश्न में एग्जामिनर क्या पूछता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। ये बैच मैथ स्टूडेंट्स के लिए है, जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे इस बैच में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप भी ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही बचे हुए हैं, ठीक। और ऐसे सभी बच्चे होपफुली जो इस वीडियो को देख रहा हूँ मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने मैथ्स लिया है, वो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हिंदी के सेशन में। हम बच्चों बात हो गई थी 40 नंबर तक के क्वेश्चंस की, अब बात करते हैं बाकी बचे हुए 10 नंबर की। तो 10 नंबर में क्या पूछता है, तो बचा आपका कहानी वाला, तो कहानी का सारांश पूछ लेता है या उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। फिर इसकी भी शब्द सीमा सी होती है। अगला क्या प्रश्न होता है बच्चों, खंड काव्य से रिलेटेड होता है कि उसकी कथा वस्तु पूछ लेता है या फिर प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पूछ लेता है। मतलब दोनों दिया रहता है, लेकिन आपको अथवा करके दिया रहता है, तो दोनों में से किसी एक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे 80 शब्द सीमा में, तो आप ये पूरे 5 नंबर पा सकते हैं। तो यहाँ तक देखें तो आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाता है खंड क से, ठीक है बच्चों। खंड क से आपका 50 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आप ऐसा क्या करें, मतलब तैयारी कैसे करें कि ये 50 नंबर आपकी झोली में हो, 50 में से 45 प्लस आप स्कोर कर ले जाएं। तो उसके लिए क्या करना है, कैसी तैयारी करनी, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि बच्चों आपके लिए जो जीवनी है वो टोटल 10 नंबर की है, ठीक। तो आपको सप्ताह के अंत में गद्य और पद्य की एक जीवनी ज़रूर पढ़नी है। मतलब कि आपका वीक है, वीक का एंड हो रहा है, मतलब संडे आ रहा है, तो संडे के दिन तो स्कूल नहीं रहता है, ना कोचिंग रहती है, तो उस दिन आपके पास थोड़ा टाइम रहता है। तो आप क्या करिए, सुबह उठिए और किसी एक जीवन परिचय को लीजिए, उसको टारगेट करिए कि हाँ मुझे इस हफ्ते में इसको फिनिश करना है। अभी जितने आपके हफ्ते बचे हुए हैं एग्जाम को लेकर के, उतने में आपके सारे इंपॉर्टेंट जीवनी तैयार हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब क्या अगला क्या करना है, जितने भी लेसन्स हैं, अब अगर आपने अभी तक बुक नहीं छुआ है बच्चों, ठीक, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने बुक छुआ तक नहीं है, छुआ भी नहीं है, ठीक। तो वो क्या करें कि बुक से नहीं पढ़ें आप, क्योंकि अब अगर अब वो बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लंबी हो जाएंगी। वो क्या करें, जो कहानी है, ठीक है, कहानी वाली चीज़ें जितनी भी हैं उस सब का सारांश पढ़ लें, क्योंकि कहानी लाइन बाय लाइन नहीं पूछता, तो आप उसका सारांश पढ़ करके उसका उद्देश्य जानिए और सारांश लिखना जानिए, और इस वाले भाग को आप कंप्लीट करिए। अब आप बुक पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लॉस होगा, तो इससे अच्छा आपको सारांश कैसे पढ़ना है, उसका सारांश देख लीजिए। मैं बनाती हूँ, मैंने लाठी पे भी बनाया, बहादुर पे बनाने वाली हूँ, और पंचलाइट पे भी मैंने बना दी है स्टोरी समरी, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर देखिए बच्चों, एमसीक्यू आपका आता है, कितने नंबर का आता है एमसीक्यू, तो 10 नंबर का आता है। तो एमसीक्यू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको आपको पढ़ना जरूर है, मतलब जो हर साल पूछे जा रहे हैं उस पर भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। तो उसको आपको क्या करना है कि उस रिपीटेड क्वेश्चन को जो बहुत ज़्यादा बड़ा है उनको आपको एकदम ज़रूर पढ़ करके जाना है, ठीक है। वहीं से अपनी तैयारी शुरू करनी है एमसीक्यूज़ की। रोज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। अगर आप रोज 5-5 क्वेश्चन भी तैयार करेंगे तो एग्जाम के दिन तक बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की नेक्स्ट प्रिपरेशन टिप्स की तरफ। नेक्स्ट प्रिपरेशन टिप क्या है कि खंडकाव्य को क्या, अब खंडकाव्य आप पूरा बुक से नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको क्या करना है कि उसका सारांश या फिर समझने के तरीके से याद करना है। या तो आप उसका समरी याद कर लीजिए, और या तो फिर आप उसको समझ लीजिए। बुक मत पढ़िएगा बच्चों, खंडकाव्य के लिए कोई भी बुक मत पढ़िएगा, मैं खुद रिकमेंड नहीं करूंगी।
सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों हिंदी के पेपर के लिए, हिंदी का पेपर आपका लेंदी होता है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, लिखने का प्रयास जब तक आप नहीं करेंगे, अगर आप सारे क्वेश्चंस भी जान रहे हैं तो अगर समय की कमती पड़ गई तो वो क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। इसीलिए आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको उन 3 घंटे 15 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस हो, जिसमें से 15 मिनट बचाओ के पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक, तो ये जो 3 घंटे हैं आपके, 3 आवर्स हैं जो आपके, वो 3 आवर्स जो है जितने भी आपको बचे हुए हैं वो सब आप लिखने के लिए अच्छे से यूटिलाइज कर सकें बच्चों। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ खंड क है, आपका खंड ख भी होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, पत्र होता है, एस्से होता है, ग्रामर होता है, संस्कृत होता है, वो भी बहुत लेंदी होता है। तो आपको इसमें से डिवाइड करना है टाइम को। 3 घंटे में सिर्फ खंड क की प्रैक्टिस नहीं करनी, 3 घंटे में से आधा टाइम ले लीजिए और 1.5 घंटे में आपको खंड का पूरा प्रैक्टिस करना है, अच्छी राइटिंग के साथ, ठीक है, पॉइंट्स के साथ। तो लिखने की भरपूर प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी और ये सारे पॉइंट्स के साथ आप अच्छे तरीके से हिंदी सेक्शन के खंड क की आप एकदम भरपूर तैयारी कर लेंगे और एग्जाम में 45+ मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है और अगला वीडियो में मैं ऐसी प्रिपरेशन टिप्स के साथ लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।